हेलो एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जिसमें गाइज आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम डेट आउट हो चुकी है 2 जुलाई को। आरआरबी यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। आप गाइज सब देख ही चुके होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो को यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के फर्दर जो नोटिफिकेशंस आए थे उससे रिलेटेड जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। सो गाइज, ये तो हो गई सारी बातें, ठीक है। डेट्स की बात हो गई कि हाँ भाई 7 अगस्त से हमारा अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम शुरू होने वाला है। नाउ वी हैव सीन एवरीथिंग इन अ मंथ, ठीक है। ग्रेजुएट का हमने पेपर देख लिया, ग्रेजुएट की हमने आंसर की देख ली, आंसर की में गलत क्वेश्चंस के आंसर्स आ गए हैं वो भी देख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्शन भी रेज कर लिया, रिफॉर्म्स चल रहे हैं, अभी रेलवे रिफॉर्म्स चल रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। पर अभी क्या, अभी गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कहीं कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। ये जो एनटीपीसी का आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है ना, 7 तारीख से लेके 8 सितंबर तक, ठीक है। मैं यहाँ पर डेट मेंशन कर देती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू नो कि आपका 7 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक एग्जाम चलेगा एनटीपीसी यूजी का। सो गाइज, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहना है। और उसी के लिए गाइज हम आज के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, आज का ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बेहद सक्सेसफुल होने वाला है आपके लिए, इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, और बेहद जरूरी वीडियो है ये अगर आप आरआरबी के एनटीपीसी के यूजी के एग्जाम में बैठने वाले हो। गाइज, यूजी का आपका एग्जाम होगा, जैसे कि हम अभी लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करा था चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखना। हम उसमें वेटेज शेयर कर चुके हैं, एग्जाम पैटर्न शेयर कर चुके हैं, व्हाट टू स्टडी शेयर कर चुके हैं। सब कुछ शेयर करने के बाद, क्योंकि हमें पता है स्टैटिक जीके जो है सबसे ऊपर आ रहा है, करंट अफेयर सबसे ऊपर आ रहा है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइज, इसीलिए हम आपके लिए आज के वीडियो में पॉलिटी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपको आपकी जीएस का जो लेवल है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे कि ग्रेजुएशन का हमने लेवल का एग्जाम का लेवल देखा, उसमें सबसे ज्यादा अगर कुछ डिफिकल्ट आया है ना पूरे पेपर में, बच्चों ने मैथ संभाल लिया, रीजनिंग संभाल लिया, ठीक है। लेकिन जो हाँ पर जब बात हुई ना जीएस की, तो थोड़ा सा उन सबके लिए संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जीएस का लेवल काफी ज्यादा टफ तो नहीं कहूंगी, पर हाँ कह सकते हैं डिफिकल्ट रहा, क्योंकि बच्चे हैंडल नहीं कर पाए। सो गाइज, ये चीज आपके लिए अंडर ग्रेजुएट में ना हो, उसके लिए हम ये पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि गाइज ये आपको एग्जाम में नंबर 1 बहुत हेल्प करेगा। और यस, पॉलिटी के हम कौन से ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा पहले रिपीट हो चुके हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पता चल गया है कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज यू गाइस कैन सी, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, वो सारे आज के हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, उनके कुछ क्वेश्चंस। क्योंकि गाइस बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप पॉलिटी को समझना चाहते हो ना, तो आपके लिए बहुत जरूरी है आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इंडियन गवर्नेंस जो है, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पे ऐसा कमांड रख लो कि उससे फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो फिर आप उसको आंसर देने के योग्य हों। और गाइज, इसीलिए आप हमारा ये वीडियो जरूर से देखो, और बीच में कहीं भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना। क्योंकि आई अश्योर यू, बाय द एंड ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर ऑल ऑफ दोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करूं पॉलिटी सेक्शन की, तो गाइस जनरली 7 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इस सेक्शन से पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने ग्रेजुएट में भी देखा कि भाई फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज काफी ज्यादा पूछा गया था,
तो भाई बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है कि अंडर ग्रेजुएट के पेपर में भी पूछे जाए। और क्योंकि जनरल अवेयरनेस का ये जो सेक्शन होने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी के आपके जो पेपर में आप फेस करोगे, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी चीजें, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब जो चीजें हैं, इस पे आपका कमांड बहुत अच्छा हो, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। अब चलिए, ये सारी तो बातें हो गई, मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया है कि हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो कि पहले भी पेपर में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और इस बार भी पेपर में आपके आने की 100% चांसेस है। So now let's quickly move into the video and look for those important questions. तो गाइज, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है हमारा शेड्यूल से रिलेटेड, यानी कि अनुसूची जिसे हम बोलते हैं, अनुसूची से रिलेटेड। तो गाइज, आपका क्वेश्चन आया था दैट विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसी कौन सी अनुसूची है जो कि, और मैं ये बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, सारे ही क्वेश्चन याद कर लेना, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर वन अगर हम देख लें कि ऐसी एक अनुसूची जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताती है, सो गाइज है वो हमारी फर्स्ट स्केड्यूल, पहली अनुसूची है। सो फर्स्ट स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर। और ये जो स्केड्यूल्स होते हैं बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली क्लैरिटी हमें प्रोवाइड कराते हैं और एक तरह का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड कराते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो किस तरह से चलता है। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना। तो ये भी रीजन आप कह सकते हो उसका होने का। सो फर्स्ट स्केड्यूल इज द करेक्ट आंसर, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट विच writ is issued to secure the release of a person unlawfully detained। तो गाइज ये जो है इसमें आपका हाबिस कॉपस जो है, इस रिट को इशू करा जाता है। ठीक है, हाबिस कॉपस को, तो हाबिस कॉपस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हाबिस कॉपस है, ये जो रिट है, इसको इशू करा जाता है क्यों, जब आपको प्रोड्यूस करना है एक पर्सन जिसके जिसको डिटेन कर दिया गया है, जिसको डिटेन कर दिया गया है, वेदर इन प्रिजन और इन अ प्राइवेट कस्टडी, मतलब चाहे वो प्रिजन में डिटेन किया गया हो या फिर किसी की प्राइवेट कस्टडी में डिटेन किया गया हो, अगर अनलॉफुली डिटेन करा है तो वहां पर हाबिस कॉर्पस को इशू करा जाता है। Okay, next question. As envisaged in the Constitution of India with respect to the Supreme Court. Okay, with respect to the Supreme Court, यानी कि जो नंबर ऑफ जजेस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, with respect to the Supreme Court Amendment Act 2008, 11 of 2009, there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and not more than dash other judges। ठीक है, तो एक जो है वो चीफ आपके पास आ गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कितने, या फिर मैं कहूँ कौन ऐसे अदर जजेस हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अदर जजेस। तो 30 अदर जजेस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अकॉर्डिंग टू मतलब द सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो होना ही होना है। उसमें कितने जजेस होने हैं, सो वन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जो हो जाएगा, और सीजेआई के साथ साथ 30 और अलग जजेस होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब तक तो आपको ये रट लेना चाहिए कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो हम हैं आपको बताने के लिए। सो गाइज इट इज आर्टिकल 32। ठीक है,
आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्यों ऐसा बोला जाता है, सो लेट मी जस्ट टेल यू। जो आर्टिकल 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट बेसिकली एम्बडीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, it does what? The right to constitutional remedies, often regarded as the heart and soul of the Indian Constitution. और इसमें जो provisions हैं, they serve as a safeguard against the infringement of fundamental rights by the state or any other entity, and this is the reason behind being it called as the heart and soul. Okay, next question. As per the Constitution of India, who is authorized to transfer the judge of one high court to another? So अगर किसी जज को ट्रांसफर करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे, तो हम प्रेसिडेंट की उस पे कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर की उस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ट्रांसफर कर सके जजेस को, अगर हाई कोर्ट से लेके किसी और कोर्ट में उसको ट्रांसफर करना है। सो इट्स द प्रेसिडेंट हु कैन डू दैट। अगर प्रेसिडेंट की एब्सेंस है, वैसे कभी होगी नहीं, बट फिर भी अगर अनअवेलेबिलिटी है ड्यू टू सम रीजन, सम लाइक सम एनी रीजन, मतलब अभी हम अनसर्टेन रीजन बोल सकते हैं, तो उस केस में आते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर। Okay, next question. Which article grants minority is the right to establish and administer educational institution? So it is the Article 30 subsection 1. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 है, ये ग्रांट करता है मिनिस्ट्री को ये राइट कि वो एस्टेब्लिश करे, एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करे ज़्यादा से ज़्यादा। सो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1। Okay, next question. State Recognition Act was constituted in which year? So ये जो था, ये आपका 31 अगस्त 1956 को आया था। So 31 अगस्त 1956 is the correct answer. And basically जब वो लागू किया गया था, या फिर आप कह सकते हो जब it came into force, मतलब एक्चुअल में जब उसको लेकर आया गया, उससे पहले 1 नवंबर को एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट भी आया था जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था अंडर द 7th अमेंडमेंट एक्ट, जो एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की। Okay, next question. Which article prohibits religious instruction in a state? 1 second, please. Yes, in a state maintained educational institution. So it is none other than Article 28. Article 28 जो है वो आपको prohibit करता है completely state run educational institutions from giving किसी भी तरह का कोई भी religious instruction नहीं देना है, उससे वो बचाता है। Okay, next question. According to the constitution, यानी कि हम वही according to the Indian constitution, the ratio between the length and the breadth of the national tricolor should be what? ठीक है, तो ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है and it has to be 3:2. So this is the ratio. So it's अब कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि कभी कभी आपको ऑप्शन में 3:1 दे दिया जाता है, कभी कभी आपको ऑप्शन में 3:2 दे दिया जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। अगर 3:1 गिवन है तो वो भी सही है, 3:2 गिवन है तो वो भी सही है, बट अगर दोनों गिवन है तो आई वुड से 3:2 पे आपको टिक लगाना है, बिकॉज जो नेशनल फ्लैग है इंडिया का वो एक हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर ट्राई कलर है। ठीक है, जिसमें अगर हम कलर की बात करें तो सैफरन है, वाइट है ना, सेफ्रन है, वाइट है और ग्रीन कलर है, और बीच में एक अशोक चक्र बना हुआ है जो कि ब्लू कलर का होता है, और 24 स्पोक व्हील उसमें गिवन है जो अशोक चक्र में बने होते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें 24 स्पोक व्हील्स होते हैं जो कि नेवी ब्लू कलर के होते हैं, सेंटर में मौजूद होते हैं। अब रेशो की हमने अगर बात करनी है, ठीक है, कि रेशो क्या रहेगा, कितना रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लेंथ और विड्थ जो हो जाएगी उनका जो रेशो होगा वो होगा आपका 3:2। Okay, next question. Which article allows religious denominations to manage their affairs? Denominations, sorry, not nominations. So, which article allows religious denominations to manage their affairs? So, it is Article 26.
आर्टिकल 26 जो होता है वो इंश्योर करता है दैट द religious denominations have the autonomy to manage their religious affairs. ठीक है, बेसिक ऑटोनॉमी उन्हीं के पास हो कि वो किसी भी तरह से अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सके. Okay, which of the following acts come under Indian Constitution, which is described by Article 21A. So Article 21A जो सब describe करता है वो है हमारा right to education. So right to education यहाँ पे correct answer हो जाएगा because right to education जो है it basically comes under Article 21A. Okay, next question is विच आर्टिकल बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इसका पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये तो अच्छे से याद होना ही होना चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन आर्टिकल जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बैन करता है, जो कि 14 साल से छोटे हैं, किसी भी तरह की हजर्डस वर्क में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. सो गाइज इट इज आर्टिकल 24 दैट टॉक्स अबाउट इट. So Article 24 is the correct answer. Article 24 basically क्या करता है? It prohibits the employment of children below the age of 14. ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, लेकिन अगर कोई हजर्डस फैक्ट्री है तो वहाँ पे तो बिल्कुल इट इज प्रोहिबिटेड. वैसे तो 14 साल के बच्चे कहीं काम नहीं करेंगे, इस आर्टिकल के तहत ये चीज लिखी हुई है. ठीक है, लेकिन अगर किसी भी तरह की फैक्ट्री में, माइन में या फिर हजर्डस ऑक्यूपेशन में उनको देख लिया है तो फैक्ट्री के ओनर को फिर जेल भी हो सकती है. बिकॉज दिस इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि 14 साल से छोटे बच्चे को किसी भी तरह की हजर्डस एक्टिविटी वाली जो जगह होती हैं वहां पर इम्प्लांट नहीं करना है, वहां पर उनको जॉब्स में नहीं लगाना है, बिकॉज इट इज रिस्कियर, इट इज वेरी मच रिस्की फॉर देयर लाइव्स. इसके अलावा गाइज इंटेंशन बेसिकली इसके पीछे क्या है? इंटेंशन यही है कि जिस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन देखा जा रहा है उसको रोका जा सके, और जो हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है उनको बचाया जा सके, और उनको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मोड़ा जाए, है ना. अगर बच्चे भाई 14 साल की उम्र से ही अगर फैक्ट्री वगैरह में काम करने लगेंगे तो वो एजुकेट कैसे होंगे? So this is basically the idea behind this particular law जो कि सेटअप करा गया है आर्टिकल 24 के अंतर्गत. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्वदेशी. गाइज हम हिंदी में स्वदेशी बोलते हैं और बहुत हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम इंडिया को स्वदेशी बनाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट व्हेन वी आर सेइंग स्वदेशी, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दैट टर्म? ठीक है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? हिंदी में गाइज इट इज स्वदेशी, इंग्लिश में इट इज सेल्फ रिलायंट. ठीक है, कि हमें किसी और पे रिलाय नहीं करना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है, अपना ही सेल्फ सफिशिएंट चीज़ों को यूज़ करना है. सो स्वदेशी बेसिकली गाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक सेल्फ सफिशिएंट मूवमेंट की. और सेल्फ सफिशिएंट मूवमेंट ये जो है, ये सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ही रखा गया था, जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा उसने हेल्प करा था, कंट्रीब्यूट करा था, और इसी तरह से फिर इंडियन नेशनलिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट भी करा था और ग्रो भी करा था. ठीक है, काफी ज्यादा उससे फिर डेवलपमेंट देखने को मिला था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए अगर कोई आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 23, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स का स्मगलिंग आप कह सकते हो या ट्रैफिकिंग जो की जाती है वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, जिसमें चाहे वो किसी के लिए भी हो, फोर्स्ड लेबर के लिए किया गया हो, स्लेवरी के लिए हो, एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो, इट इज ऑल रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है इंडिया का, दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय whom. तो गाइज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है
उसको अगर रिमूव करना है, ठीक है, इंडिया का कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसको रिमूव करना है, तो उसको कौन रिमूव कर सकता है? सो गाइज इट्स बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो भी अपर हाउस और लोअर हाउस जो भी है हमारा, दोनों हाउसेस इन्वॉल्व रहेंगे, और उसी के साथ साथ जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो। सो बोथ द हाउसेस of parliament and president of India. So both should be there. Okay, next question. Which article protects against arbitrary arrest and detention? So arbitrary arrest की अगर हम बात करें, so guys article 22 आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है। When we talk about arbitrary arrest, so guys article 22 आपका correct answer हो जाएगा, which is related to it, क्योंकि protection against arrest और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, ये दोनों ही चीजें जो होती हैं ये आर्टिकल 22 संभालता है। और जो आर्टिकल 22 है, इट बेसिकली सेफ गार्ड्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, और ये इंश्योर करता है कि पर्सन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, ठीक है। इस केस में पर्सन को आप अरेस्ट भी कर सकते हो, डिटेन भी कर सकते हो विदाउट a prior notice or a prior intimation. Okay, next question. Name the first woman to head up paramilitary force. So there was this woman जिसका नाम है अर्चना रमा सुंदरम, ठीक है। सो अर्चना रमा सुंदरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज शी इज द लेडी हु वाज द फर्स्ट जिसने पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करा था, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्स को लीड करने वाली जो पहली वुमेन थी वो थी अर्चना रामासुंदरम। Okay, next question. How many freedoms are listed under Article 19, subsection 1? So, how many freedoms are listed? So, guys, 6 ऐसी freedoms हैं जो कि उसके अंतर्गत लिखी हुई है. So, 6 is the correct answer. और जो अपना आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 है, ये ग्रांट करता है 6 ऐसी फ्रीडम, ठीक है। इंडियन सिटीजन जो हैं, जो भी इंडिया के सिटीजन हैं, उनको ये 6 ऐसी फ्रीडम ग्रांट करता है। अब बात करें कि ये फ्रीडम जो है ये क्या है, सो बेसिकली ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम से जैसे आप वर्ड से ही मतलब समझ सकते हो, फ्रीडम एज इन लिबर्टी टू डू समथिंग। तो यहाँ पे ये जो फ्रीडम प्रोवाइड कराई जा रही है 6 एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को, वो एक तरह के पॉजिटिव राइट्स हैं जो कि उन लोगों को दिया गया है। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. The Constituent Assembly adopted Indian national flag on which day? So Indian national flag को accept किया गया था 22nd of July 1947 को, ठीक है। So 27 जुलाई सॉरी 22nd यानी कि 22 जुलाई 1947 को इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था by the Constituent Assembly. And yes, it happened some days before the independence, I would say 15-20 days before the independence, when it took place on 15th of August 1947. Okay, next question. Which article prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth? ओके, सो इसकी अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो मूवी भी देखिएगा। देर इज अ रिसेंट मूवी मेड अप बाय द बॉलीवुड पीपल, जिसमें आर्टिकल 15 के बारे में ही बात करा है, जिससे कि लोगों को और जागरूक किया जाए इस चीज के बारे में। जिसमें क्या बात करी गई है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपके साथ अगर कोई रेसिज्म हो रहा है या किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर छुआछूत हो रही है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं जो लोअर क्लास पीपल होते हैं वो अछूत होते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो उस चीज को पूरी तरह से डिमोलिश करने के लिए आर्टिकल 15 आया गया था। सो आर्टिकल 15 है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, ऑन द ग्राउंड ऑफ कलर, on the ground of religion, on the ground of caste and on the ground of
प्लेस ऑफ बर्थ, कि अगर आप यहाँ पैदा हुए तो आप यहाँ रह सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 19 जो होता है वो सिटीजन्स को वो परमिशन ग्रांट करता है या फ्रीडम ग्रांट करता है दैट दे हैव द राइट टू स्पीक देयर माइंड, दे हैव द राइट टू स्पीक about what they feel inside. So the right of freedom of speech and expression comes under Article 19. Okay guys, next question है कि which article guarantees equality before the law and equal protection of laws. तो इसके लिए गाइज आर्टिकल 14 आया है। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बात करता है कि इक्वल लॉज होने चाहिए और जो हमारे लॉज हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आर्टिकल 14 आपका फिर वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही चीज जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। Okay, next up we have under which article is the right to property now a legal right. Guys, right to property की अगर हम बात करें तो right to property को ना बेसिकली हटा दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट। अब वो क्यों हटाया गया था, कब हटाया गया था, मैं आपको चीजें बताऊंगी। बट राइट नाउ वी टॉक अबाउट की राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत एक लीगल राइट बोल दिया गया है। तो गाइज इट इज आर्टिकल 300A। जो 44th अमेंडमेंट आया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि 1978 में आया था, उसने ट्रांसफर कर दिया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो किस कैटेगरी में आए, ठीक है। वो कैटेगरी में आया फंडामेंटल राइट्स बाय रिपीटिंग आर्टिकल 31 and converted it into an ordinary constitutional right by enacting article 300A। तो आर्टिकल 300A के अंतर्गत आ गया फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसके लिए जो रिट बनाई है वो। ओके, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। अब वही हमने अभी जो जिसके बारे में बात करी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जब 1978 का आया था उसने जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना उसको रिमूव कर दिया था एज अ राइट, एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि उनके हिसाब से फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी था इट वाज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। और उसके बाद एक नया आर्टिकल जिसका नाम रखा गया 300A, ठीक है, उसको इंसर्ट करा और उसको टाइटल दे दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसीलिए अब जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में जो चीजें हैं अब वो आर्टिकल 300A के अंतर्गत आपको मिलेगी और वही एज अ राइट टू प्रॉपर्टी वैलिड है अब। ओके, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे। सबसे पहले देयर वर ओनली 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो 7 वहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहले ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स जो थे वो ओरिजिनेट किए गए थे। अब हम बात करें कि कौन से थे वो 7 राइट्स। तो गाइज उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल और एजुकेशनल जो भी हमारे राइट्स होते हैं वो। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे, पर फिर अभी जैसे हमने पढ़ा बाद में 300A में डाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया इस राइट टू प्रॉपर्टी वाले राइट को। Okay guys, and the last question for today we have which part of the Indian Constitution contain fundamental right। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत पेपरों में इसका जिक्र होता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर किस भाग में मौजूद है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना भाग 3 यानी कि पार्ट 3,
जो पार्ट 3 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटी किए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, और कुछ केसेस में कुछ लोगों को भी, ठीक है, कुछ लोगों को भी किसी तरह का कुछ तरह का फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। और उनको 6 कैटेगरीज में डाला है, जिसमें कि जो रेमेडीज हैं, अगर वो उसमें इंक्लूडेड है या अगर किसी तरह से वायलेट हुई है, तो उसके बारे में भी फिर वो बात करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट पार्ट 3। सो दैट्स इट गाइस, हियर वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें हमने बात करी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के, जो कि आपको आपका आरआरबी का जो एनटीपीसी का पेपर आने वाला है ना, यूजी का, उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फिर इसी तरह से हम बाकी के टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे चैनल पर। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना है, और देख लेने हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब तक पूछे गए हैं और अब पूछे जाएंगे। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा तो प्लीज डू नॉट forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best.